नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में जिसका नाम है एजुकेशन कैम्प। सो फ्रेंड्स, आज मैं थोड़ा लेट हो गया आप लोगों को वीडियो नया प्रोवाइड कराने में। सो चलिए समय न गंवाते हम लोग जल्दी से शुरू करते हैं, क्योंकि ITI का एग्ज़ाम आपका 10 दिन टल गया था, लेकिन अब आपका 12 अगस्त से एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है प्रैक्टिकल का। उसके बाद 19 अगस्त से आपका CBT का एग्ज़ाम होने वाला है। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। देखिए आज का क्वेश्चन जो हमारा है क्वेश्चन नंबर 52, इसको आज का पहला हमारा क्वेश्चन बनेगा। भले क्वेश्चन नंबर 52 है, लेकिन ये सेल और बैटरी में हमारा पार्ट 2 है ये। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है, विद्युत विश्लेषण प्रक्रिया द्वारा जमा हुई मात्रा M की गणना करने के लिए किस सूत्र का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये फार्मूला होता है हमारा M बराबर ZIT। ये पीछे अभी जो हमारा पार्ट 1 वीडियो था, उस वीडियो में भी ये क्वेश्चन आ चुका था। उस वीडियो का लिंक मैं आपको इसके आई बटन पे या डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहाँ से इसको देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 है, विद्युत रासायनिक तुल्यांक का संक्षिप्त मान क्या है, संक्षिप्त नाम क्या है। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। ठीक है, इलेक्ट्रो मतलब E, केमिकल मतलब C, और तुल्यांक का मतलब तुल्यांक का देखिए होता है ECE, इक्विवेलेंट ECE होगा ये। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये हमारा ऑप्शन नंबर D हमारा सही होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर D इसका सही है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 54। प्राथमिक सेल सिद्धांत पर कार्य करता है। फैराडे का विद्युत सिद्धांत, चुंबकीय प्रभाव, विद्युत वाहक बल, वोल्टता। तो जो फैराडे का नियम है वो हमारा काम करता है वोल्टता का नियम पर कार्य करता है। ठीक है, चलिए हालांकि ये हमारा आपका जो चैप्टर है ये हमारा आपका सेल और बैटरी है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 55 देखते हैं हम लोग। लेड एसिड, ठीक है, लेड एसिड बैटरी की एम्पियर घंटे दक्षता कितनी रहती है। जो लेड एसिड बैटरी होती है, जो हम अपने घरों में यूज़ करते हैं, लेड एसिड बैटरी ही होती है वो, तो उसकी एम्पियर और घंटा कितनी होती है, यानी कितने परसेंटेज होती है वो। ठीक है, तो देखिए वो उसकी दक्षता बहुत अधिक होती है, बहुत अच्छी बैटरी होती है। तो जब सबसे अधिक इसमें होगा उसी को लगाएंगे, तो सबसे अधिक हमारा 90 से 95 है, ये होगा। अगर मान लीजिए 90 से 95% नहीं रहता है, इससे कम अगर ये रहता है और बाकी यहाँ लिख देता है नन। ठीक है, अगर यहाँ लिख देता है आपका नन, तो आप लगाएंगे क्या, यही लगाएंगे 80 से 85% ही लगाएंगे आप। ठीक है, तो अभी हमारा आंसर क्या हो जाएगा, अभी हमारे इसके लिए आंसर जो होगा हमारा यही 90 से 95% हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 है, लेड एसिड बैटरी का अनुमानित कार्यकाल कितना होता है। जो लेड एसिड बैटरी होती है अनुमानित कार्यकाल कितना होती है, तो उसका सीधा कार्यकाल होता है 2 से 5 वर्ष, क्योंकि उसका समय काफ़ी ज़्यादा होता है यूज़फुल का। ओके, 57 नंबर है, लेड एसिड बैटरी में फ़िल्टर क्यों लगाए जाते हैं। फ़िल्टर क्यों लगाएंगे हम उसमें, देखिए गैस के बहाव के लिए, गैस बाहर निकलने के लिए, इलेक्ट्रोलाइट को या उपयुक्त सभी कारण। देखिए गैस को बाहर निकलने के लिए हम उसमें फ़िल्टर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला हमारे पास है, चलिए क्वेश्चन नंबर 58 देखते हैं हम लोग। देखिए पूर्ण चार्ज लेड एसिड बैटरी का पता कैसे लगाएंगे। वोल्टेज मापेंगे, गैस निकल रही है, इलेक्ट्रोलाइट की स्पेसिफिक ग्रेविटी नापेंगे, उपयुक्त सभी कारण। तो इसी जब सभी के सभी अगर ये चार्ज रहेंगी, बैटरी पूरी तरह चार्ज हो जाएगी, तो ये सभी कारण इसमें से होंगे। वोल्टेज का माप लेंगे तभी पता चल जाएगा, गैस निकलेगी तब भी देख लेंगे हम उसमें से, और इलेक्ट्रोलाइट की जो स्पेसिफिक नापेंगे हम, तो वो। लेकिन घरों वगैरह में जो हमारी होती है ना, ये हमारा इन्वर्टर लगा होता है। ठीक है, तो उसमें वोल्टेज बताता है, तो हम उससे देख सकते हैं हम लोग कि वोल्टेज बता रहा है, यानी हमारी बैटरी चार्ज हो गई है, फुल्ली चार्ज हो गई है। ओके, क्वेश्चन नंबर 53 हमारे पास है, 59 हमारे पास है, लेड एसिड बैटरी की वाट घंटे दक्षता कितने प्रतिशत तक की होती है। ठीक है, देखिए यहाँ पे आपका जो आंसर होगा, अभी पीछे क्वेश्चन में पढ़े थे 90 से 95% होगी। ओके, क्वेश्चन नंबर 60 है, चार्ज लेड एसिड बैटरी का इलेक्ट्रोलाइट कैसा होता है। गाढ़ा होता है, पतला होता है, पानी से मिलकर पतला और परिवर्तित रहता है। देखिए चार्ज है तो उसका गाढ़ा हो जाएगा, यानी ठीक है, उसमें अंदर जो होता है हमारा H2SO4 ही होता है अंदर। ठीक है, वही हमारा आंसू जल जो डालते हैं वही हमारा जो चार्ज होकर के हमारा गाढ़ा बन जाता है। ठीक, जिसको बोलते हैं एसिड, बैटरी का पानी। ओके, क्वेश्चन नंबर 61 हम देखते हैं, स्मृति प्रभाव यानी मेमोरी इफेक्ट किस बैटरी में देखा जाता है। क्षारीय, जिंक कार्बाइन, लिथियम
या फिर निकल कैडमियम। तो इसमें होता है आंसर सबसे अच्छा हमारा होगा निकल कैडमियम में ही हमारा मेमोरी इफेक्ट होता है। ठीक है। 62 नंबर कि सीसा आम्ल सेल की तुलना में निकल आयरन सेल की दक्षता का क्या कारण है? तो निम्न विद्युत वाहक बल, विद्युत गति की मात्रा, कम मात्रा या उच्च आंतरिक प्रतिरोध, या फिर सेल की सुगठित। तो ये होगा हमारा सही आंसर, इसका हो जाएगा जो उच्च आंतरिक प्रतिरोध है इसका। ठीक है। 63 नंबर देखते हैं हम लोग। देखिए, जब किसी बैटरी को लंबे समय तक निष्प्रयोग योग्य अवस्था में रखने की आवश्यकता होती है तो विद्युत अपघट्य निकालकर बैटरी को सुखाकर उसे ठंडा कर शुष्क स्थान पर रखते हैं? नहीं। विद्युत अपघट्य निकाल लें, प्लेटों को आंसू जल से साफ कर दें, बैटरी को अति आवेशित कर। देखिए, बड़ा ये सिंपल सा क्वेश्चन है हमारे पास। इस सिंपल जो पहला आंसर है सबसे बड़ा है ना, हम इसी को करेंगे। विद्युत अपघट्य को निकालकर बैटरी को सुखाकर उसे ठंडे एवं शुष्क स्थान साफ स्थान पर रख देते हैं। यही हमारा आंसर होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, सेकेंडरी सेल की क्षमता इकाई क्या है? सेकेंडरी सेल की क्षमता इकाई होती है हमारी, वो एम्पियर घंटा में निकालती है। एम्पियर आवर में एम्पियर घंटा बोलते हैं उसी को। ठीक है। 65 नंबर है, इलेक्ट्रोलाइट में कैथोड की ओर जाने वाले आयन क्या कहलाते हैं? अणु, धनायन, उदासीन या ऋणायन। कैथोड जो हमारा होता है ऋणात्मक वाला होता है। ठीक है। कैथोड जो हमारा होता है ऋणात्मक, सी फॉर निगेटिव। ठीक है। कैटायन तो वो होता है हमारा, उसके तरफ कौन जाएगा? धनायन जाता है। ठीक है। मतलब पॉजिटिव को निगेटिव एक्सेप्ट करता है ना। निगेटिव हो गया हमारा क्या? कैथोड, सी फॉर कैथोड। ओके। तो वही हमारा हो गया, पॉजिटिव जाएगा उसके तरफ। क्वेश्चन नंबर 66 देखते हैं हम लोग। सेल से धारा नहीं लेने पर कौन सी स्थिति होगी? इसमें देखिए कौन सा ऐसा है जो सेल से धारा नहीं ली जा रही है। ठीक है। तो देखिए कौन सा सेल से धारा नहीं ली जा रही है। देखिए इसमें एक स्विच वगैरह लगा हुआ है, इसमें ये भी लोड ले रहा है, ये भी लोड ले रहा है। इसमें लोड है नहीं, सीधे बैटरी से हमारा वोल्ट मीटर को कनेक्ट कर दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी, यही हमारा धारा नहीं ली जा रही है। सीधे उसका बैटरी का वोल्टेज नाप दिया जा रहा है। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, अणुओं का आयन में परिवर्तित होना क्या कहलाता है? अणुओं का आयन परिवर्तित होना क्या कहलाता है? आयनीकरण, सहानीकरण, पैसिकरण, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर होगा हमारा क्या? आयनीकरण। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 68, लेड एसिड बैटरी में सेपरेटर लगाने का क्या उद्देश्य है? पोलराइजेशन से बचने के लिए, करंट को बहाव मदद के लिए, आंतरिक रेजिस्टेंस को कम करने के लिए, आंतरिक शॉर्ट सर्किट रोकने के लिए। तो सही आंसर होगा हमारा, पोलराइजेशन का मतलब होता है आंतरिक शॉर्ट सर्किट रोकने के लिए। इसमें होता क्या है ना, ये जो दो प्लेटें लगी होती है उसके बीच में एक और पत्र लगाया जाता है कागज़ का बना हुआ। ठीक है। ये होता है प्लेटों को अलग रखता है जिससे कि शॉर्ट सर्किट ना हो पाए प्लेटों के बीच में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 69, बैटरी पूर्ण चार्ज होने पर इलेक्ट्रोलाइट की स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी होनी चाहिए? जब बैटरी पूर्ण चार्ज हो गई तो उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी जो होगी हमारी 1.285 होगी। ठीक है। 70 नंबर, जिस धात्विक छड़ के माध्यम से विद्युत धारा विलयन से बाहर निकलती है वो क्या कहलाती है? विद्युत धारा बाहर निकलती है क्या कहलाती है? अभी पीछे पड़े कैथोड हमारा क्या होता है? निगेटिव होता है। धनायन तो आयन है, ऋणायन भी आयन है, तो बच गया हमारा क्या? एनोड। तो सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा? एनोड हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 71, वह सेल जिसमें रासायनिक क्रिया द्वारा विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है क्या कहलाता है? वह सेल जिसमें रासायनिक क्रिया द्वारा विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है क्या कहलाता है? रासायनिक क्रिया द्वारा होता है ना, तो सीधा सीधा हमारा प्राथमिक सेल हो जाएगा। इसमें और कुछ नहीं सोचना, हमारा पहला ही होगा। 72, लेड एसिड बैटरी में डिस्चार्ज के समय क्या होता है? जब सिंपल से यहाँ पर ज़्यादा क्वेश्चन मत पढ़िए आप, ऑप्शन हमारा क्या है सीधे इसको याद रख लीजिए कि दोनों एनोड और कैथोड दोनों पर, ठीक है, PbSO4 बनता है लेड एसिड सेल में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 73, पूर्ण चार्ज लेड एसिड बैटरी की पॉजिटिव और निगेटिव प्लेटों पर एक्टिव मटेरियल क्या होता है? लेड सल्फेट, ऑक्साइड नहीं, ये लेड सल्फेट होता है। ठीक है। सिंपल यही बात है ना, लेड परऑक्साइड और शुद्ध लेड। ठीक है। ये है ना लेड परऑक्साइड या शुद्ध लेड, मतलब लेड परऑक्साइड में PbO। ठीक है। और शुद्ध लेड मतलब ओनली P। तो ये वाला जो हम ऊपर पढ़े क्वेश्चन PbSO4 बनता है, तो वही वाला हमारे ये डिवाइड होकर बन जाता है वापस। 74 नंबर, लेड एसिड बैटरी में चार्जिंग के समय क्या होता है?
सेल एनर्जी देने लगता है, नहीं। एनोड का रंग बदलता है, नहीं। सेल की वोल्टता कम हो जाती है, नहीं। इलेक्ट्रोलाइट की इस वजह ग्रेविटी बढ़ जाती है चार्जिंग के समय। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारा अगला है 75 नंबर। प्राथमिक सेल में स्थानीय क्रिया दोष को दूर करने के लिए क्या किया जाता है? प्राथमिक सेल में स्थानीय क्रिया दोष को दूर करने के लिए क्या किया जाता है? सेल शुष्क सेल को केवल कुछ मिनटों तक प्रयोग करके जस्ते के इलेक्ट्रोड पर पारे पर चढ़ाकर सेल को आवासित करके, ये बताइए इसमें कौन सा सही आंसर सही होगा? तो इसमें जो सही आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर सी, जस्ते के इलेक्ट्रोड पर पारे की परत चढ़ाकर। ठीक है, जस्ते का जो इलेक्ट्रोड होता है उस पर पारा का परत चढ़ा देंगे, हमारा वो स्थानीय क्रिया दोष से बच जाएगा। अगला क्वेश्चन 76 नंबर है। प्राथमिक सेल में ध्रुवाच्छादन को दूर करने के लिए क्या किया जाता है? मतलब पोलराइजेशन को कम करने के लिए क्या किया जाएगा? ठीक है, तो देखिए इसका सही आंसर जो हमारे पास होगा, सेल को नष्ट करके नहीं। सेल को नष्ट क्यों करेंगे हम लोग? नष्ट नहीं करना है आपको, सेल को नष्ट नहीं करना है आपको, सेल को विसर्जन से नहीं, रासायनिक क्रिया से नहीं, सेल के इलेक्ट्रोड पर आलेपन से नहीं। इसका जो सही आंसर हमारे पास जो होगा, ठीक है, वो होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, क्या होगा सही? ऑप्शन नंबर हमारा सी होगा, ऑप्शन नंबर। ठीक, क्वेश्चन नंबर 77 देखते हैं। जब लेड एसिड बैटरी में उपयोग में न आ रही तब भी बैटरी को कितने समय में अवश्य चार्ज कर देना चाहिए? 6 घंटा, 6 दिन, 6 सप्ताह या 6 माह में? ठीक है, तो सही अवसर होगा हमारा 6 दिन में उसको एक बार जरूर चार्ज कर देना चाहिए, 6 दिन के गैप पर। बैटरी के इलेक्ट्रोड कैसे होना चाहिए? बैटरी का इलेक्ट्रोड कैसा होना चाहिए? विद्युत के अच्छे सुचालक, विद्युत कुचालक, सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर। अब ये देखिए चारों क्वेश्चन जो हमारा है उसके इलेक्ट्रोड के बारे में बात हो रही है, मतलब एक पॉजिटिव और निगेटिव। ठीक है, जो पॉजिटिव होगा और एक होता है निगेटिव, हमारा इस निगेटिव इलेक्ट्रोड जो होता है, इन दोनों के बारे में बात की जा रही है। वो किस चीज़ का बना होना चाहिए? तो वो सुचालक होगा, तभी तो बैटरी में धारा बहेगी हमारी। ठीक है, तो लेकिन सुचालक भी होगा तो उसमें हो सकता है कई तरह की दिक्कतें भी आने लगे, जैसे बहुत ज़्यादा बादरामदार एक ही बार धारा निकल जाए, तो उसको जो बनाया जाता है हमारा, ठीक है, कुछ अशुद्धियाँ मिला करके कई तरह से बनाया जाता है, तो वो जो हमारे पास होता है, ठीक है, तो वो जो हमारे पास होता है वो लगभग हमारा सेमीकंडक्टर होता है। ठीक है, वो क्या होता है? हमारा सेमीकंडक्टर होता है। अगला क्वेश्चन 79 नंबर है हमारे पास। सल्फ्यूरिक अम्ल में पानी मिलाया जाए तो अम्ल के अणु अलग हो जाएंगे, पानी उबलना शुरू हो जाएगा, अधिक मात्रा में गर्मी पैदा करेगा, या अम्ल का रंग बदल जाएगा। देखिए अधिक मात्रा में यहाँ गर्मी पैदा होने लगेगी, क्योंकि हम लोग अम्ल में पानी नहीं मिलाते, पानी में अम्ल मिलाते हैं, वो भी उस बर्तन के दीवार के सहारे थोड़ा थोड़ा करके, मतलब थोड़ा सा बूंद बूंद करके मिलाते हैं। ठीक है, इस तरह से जब हम लोग सल्फ्यूरिक अम्ल में पानी मिलाएंगे तो अचानक से पानी क्या होगा, उसका टेम्परेचर बढ़ने लगेगा। ठीक है, ट्रिकल चार्जिंग की आवश्यकता होती है कब? प्राइमरी सेल, लेड एसिड, लिक्विड आयरन या ऊपर सभी में। देखिए ट्रिकल चार्जिंग जो होता है हमारा ना, झटके से जो चार्ज होता है थोड़ा थोड़ा, उसी को बोलते हैं ट्रिकल चार्जिंग। तो उस सभी बैटरियों में ट्रिकल चार्जिंग हम आसानी से कर सकते हैं। इस 81 नंबर है। जब ई वोल्ट विद्युत वाहक बल और आर ओम के आंतरिक प्रतिरोध के एन सेल श्रेणीक्रम में संयोजित किया जाए तो बाह्य प्रतिरोधक आर में प्रवाहित धारा का मान आई सूत्र से ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन अभी स्टार्टिंग में जो हुआ था वो निकाला गया था, ये प्रतिरोध वाले चैप्टर में से क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है, क्योंकि इसी क्वेश्चन से आपका क्लियर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास है 82 नंबर। विसर्जित बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है? जो विसर्जित बैटरी का मतलब क्या होगा कि वो उसका जो चार्जिंग पावर है वो ख़त्म हो चुका है, चार्जिंग पावर। ठीक है, तो उसमें क्या होगा? उच्च होगा, निम्न होगा, या फिर क्या होगा? तो सही आंसर होगा उच्च होगा, कि भाई बैटरी ख़त्म हो चुकी है तो क्या बचा उसमें? कुछ भी नहीं बचा, तो उच्च ही होगा उसका। ठीक है, 83 नंबर देखते हैं। लैंगलाशी सेल में विद्युत ध्रुवक में डीपोलराइजेशन का कार्य करता है। सेल में पैदा हुई ऑक्सीजन को सोखना नहीं, विघटित विद्युत अपघट्य को पुनः संकलित नहीं, जस्ते इलेक्ट्रोड पर तीव्र रासायनिक क्रिया को रोकना नहीं। लास्ट वाला आंसर सही होगा हमारा, सेल में पैदा हुई हाइड्रोजन का जल में परिवर्तित होना, वही हमारा डीपोलराइज का कार्य करता है। ठीक है, बैटरी चार्जिंग उपकरण को सामान्यतः किस स्थान पर लगाना चाहिए? साफ और सूखे स्थान पर, अच्छे हवादार स्थान पर, चार्ज होने वाली बैटरी के पास, या उपरोक्त सभी गुणों वाले स्थानों पर? उपरोक्त सभी गुणों वाले स्थानों पर इसका प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा होगा।
क्वेश्चन नंबर 85, यदि सेल 1 वोल्ट से 1.8 वोल्ट से नीचे डिस्चार्ज किया गया तो क्या प्रभाव पड़ेगा। यदि सेल को 1.8 वोल्ट से नीचे डिस्चार्ज किया गया तो क्या प्रभाव पड़ेगा। तो आंतरिक रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, प्लेटों पर सल्फेशन जमा हो जाएगा, सेल की क्षमता कम हो जाएगी। ऑप्शन नंबर हमारा डी यहाँ सही होगा कि सभी गुण उस पर प्रभाव पड़ेगा। हाइड्रोमीटर इलेक्ट्रोलाइट में खड़ी व्यवस्था में वर्टिकली यानी तैरता रहता है, इसके केंद्रीय बिंदु कैसे रहना चाहिए। हाइड्रोमीटर इलेक्ट्रोलाइट में खड़ी व्यवस्था में तैरता रहे तो इसका केंद्रीय बिंदु कैसे रहना चाहिए। नीचे, ऊंचा, साइड में, छोड़ना नहीं चाहिए। तो देखिए जो हाइड्रोमीटर होता है ना, एक जार की तरह लंबा सा होता है, ठीक है, इस तरह से बना होता है ये, ठीक है। तो इसमें अगर जब हम इससे स्पेसिफिक ग्रेविटी मापते हैं हम लोग इसका इलेक्ट्रोलाइट का, ठीक है, इसका जो सही आंसर होगा हमारा बी होगा। उसके अंदर एक छोटा सा ऐसे पिन ऐसे रबड़ लगा होता है, ये डालते हैं, जो यहाँ पर लगा होता है ना वो नीचे होता है ये रबड़ वाला पार्ट, ठीक है। ओके, 87 नंबर है, 40 एम्पियर घंटे क्षमता कितने करंट देगी, ठीक है। 40 एम्पियर घंटा क्षमता कितने करंट देगी। देखिए 40 है ना, ठीक है, तो इसको हम लोग अगर डिवाइड करें 1 घंटा 40 एम्पियर नहीं, 2 घंटे 20 एम्पियर नहीं, 8 घंटे 5 एम्पियर, यस 8 घंटा 5 एम्पियर, ठीक है। क्योंकि घंटा क्षमता बैटरी, बड़ी बैटरी की बात हो रही है, घंटा क्षमता की एक किसका होता है, बैटरी का होता है, तो वो भी बड़ी बैटरी का होता है, इसलिए हम यहाँ लेके चलेंगे 8 घंटे 5 एम्पियर देगा, ठीक है। ओके, बैटरी के ओवर चार्जिंग के परिणाम स्वरूप क्या होगा। अगर बैटरी ओवर चार्ज हो रही है तो क्या होगा। देखिए अधिक गैस निकलेगी, आंतरिक रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, पानी की कमी हो जाएगी, ऊपर सभी। तो भाई देखिए गैस अधिक निकलने लगेगा, आंतरिक रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा और पानी की कमी भी हो जाएगी। तो सही आंसर हमारा क्या होगा, डी नंबर सही होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन है, सीसा अम्ल संचायक को पुनः आवेशित करना चाहिए ताकि उसका अपेक्षित घनत्व लगभग रह जाए, जबकि उसका अपेक्षित घनत्व लगभग रह जाए। कितना उसका अपेक्षित घनत्व हो जाना चाहिए, लगभग 1.18 हो जाना चाहिए, ठीक है। 90 नंबर है, सेलों को समांतर क्रम में जोड़ने, ठीक है, जोड़ने के लिए क्या किया जाता है। धारा क्षमता घटाने के लिए, धारा क्षमता बढ़ाने के लिए, आउटपुट विद्युत बल बढ़ाने के लिए, आंतरिक प्रतिरोध बढ़ाने के लिए। इन चारों में क्या करने के लिए हम इसको समांतर क्रम में जोड़ेंगे। तो आउटपुट विद्युत बल बढ़ाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो उसे समांतर क्रम में जोड़ते हैं, ठीक है। 91 नंबर हमारे पास है, बैटरी की चार्जिंग ज्ञात करने का सबसे उपयुक्त लक्षण क्या है। इलेक्ट्रोलाइट का घनत्व, इलेक्ट्रोलाइट का रंग, इलेक्ट्रोलाइट का तापमान, इलेक्ट्रोलाइट की स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो सही आंसर जो हमारे पास इसका होगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट की स्पेसिफिक ग्रेविटी। 92 नंबर, इलेक्ट्रोलाइट की स्पेसिफिक ग्रेविटी किसकी मदद से नापते हैं। मोनोमीटर, हाइड्रोमीटर, इलेक्ट्रोमीटर, हाइग्रोमीटर। तो इसकी ग्रेविटी जो नापते हैं हम लोग हाइड्रोमीटर से नापते हैं। अभी पीछे मैंने बताया कि हाइड्रोमीटर एक इस तरह से नली होती है, ठीक है, जिसमें हम लोग उसमें रख करके उसका एक इसके अंदर एक और पाइप डाली जाती है, इसमें यहाँ रबड़ लगा होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। स्टोरेज बैटरी का ईएमएफ निर्भर करता है इलेक्ट्रोड पर नहीं, इलेक्ट्रोड के साइज पर नहीं, सेल के आकार पे, हाँ, उपयुक्त के सभी कारणों पे। 93 का जो ऑप्शन हमारा सही होगा, इलेक्ट्रोड के प्रकार पर निर्भर करता है। 94 नंबर है, बैटरी से संबंधित क्या सुरक्षा सावधानी अपनानी चाहिए। बैटरी में इसमें से कौन सी सुरक्षा सावधानी हमें अपने पास अपनानी चाहिए। बैटरी को 1.8 से नीचे डिस्चार्ज ना करें, ठीक है। बैटरी को आसपास औजारों को प्रयोग करते समय ध्यान दें कि बैटरी टर्मिनल शॉर्ट सर्किट ना हो जाए, ये भी सही है। चार्जिंग करंट बंद किए बिना बैटरी को कभी भी चार्जिंग लाइन से न जोड़ें। और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसमें से कोई नहीं, ठीक है। बैटरी संबंधित क्या सुरक्षा सावधानी अपनानी चाहिए, ठीक है। तो इसमें से देखिए तीनों से कुछ आपको करने की जरूरत नहीं है। बैटरी के आसपास औजारों का प्रयोग करते समय ध्यान दें कि बैटरी टर्मिनल शॉर्ट सर्किट न हो जाए, ये तो सावधानी हमें अपनानी ही है, ठीक है। चार्जिंग करंट बंद किए बिना
बैटरी को कभी भी चार्जिंग लाइन से न जोड़ें। ठीक है, ये भी सही है हमारा। तो बैटरी को इससे भी कम नहीं चाहिए, ये भी सही है, हमारा तीनों सही है। लेकिन यहाँ पे देखिए हमारा ऑप्शन नंबर गलत, ए जो है ये डी नहीं दिया, डी हम बोलेंगे यहाँ डी हो जाएगा उपयुक्त सभी, सब ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 95 नंबर। लेड एसिड बैटरी की दशा में बैटरी का गीला कवर क्या दर्शाता है? चार्जिंग के समय अधिक गैस निकलना, कवर की सील टूट गई, बैटरी में आवश्यकता से अधिक इलेक्ट्रोलाइट है, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो सही आंसर होगा उपयुक्त में से कोई नहीं। इलेक्ट्रोलाइट बनाने वाले व्यक्ति को सुरक्षात्मक रबड़ एप्रन पहनना चाहिए, रबड़ बूट और दस्ताने पहनने चाहिए, स्थिर वोल्टेज चाहिए, चश्मा और मुंह ढकने वाली सीट पहननी चाहिए, उपयुक्त सभी सुरक्षात्मक। तो सबसे अच्छा है सभी के सभी उपकरण इसमें चाहिए हमको, तब जा कर के जो इलेक्ट्रोलाइट बनाएगा उसको सुरक्षा प्रदान होगी। ठीक है, 97 नंबर देखते हैं। द्वितीयक सेल का मुख्य लाभ क्या है? इसे पुनः आवेशित कर सकते हैं, एकदम। ठोस होने के कारण इसका परिवहन सुगम है, ये भी सही है। ठीक है, ओके। इसे पुनः आवेशित किया जा सकता है, ओके। इसे सचल उपकरणों प्रयोग किया जा सकता है। देखिए इसे पुनः आवेशित नहीं किया जा सकता, यहाँ लिखा था, और यहाँ क्या लिखा है? इसे पुनः आवेशित किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी एकदम सही है। ठीक है, यदि चार्ज करते समय बैटरी कनेक्शन गलत लग जाए तो क्या होगा? बिल्कुल करंट नहीं लगेगी, बहुत अधिक करंट लेगी, करंट बहुत कम लेगी, बैटरी बहुत अधिक मात्रा में करंट देगी। तो 98 नंबर का जो हमारा हो जाएगा कि बैटरी बहुत ज़्यादा अधिक करंट लेने लगेगी चार्ज होने के लिए। ठीक है, चलिए। स्थिर करंट चार्जिंग विधि में डिस्चार्ज से पूर्ण चार्जिंग तक सप्लाई वोल्टेज रहता है। स्थिर करंट चार्जिंग में तो वोल्टेज की अगर हम बात करें यहाँ पे, ठीक है, तो वोल्टेज हमारा क्या रहेगा? बढ़ता रहता है, इसीलिए वहाँ बैटरी भी गर्म होने लगती है। ठीक है, 100 नंबर देखते हैं। यदि इलेक्ट्रोलाइट की स्फटिक ग्रेविटी 1, 2, 3 से अधिक हो, ठीक है, अधिक हो जाए तो क्या होगा बताइए? तो कार्यकाल कम होगा, क्षमता कम हो जाएगी, प्लेटों ग्रिड पर जंग लग जाएगी, उपयुक्त सभी। तो देखिए इसका सही आंसर होगा उपयुक्त सभी। ठीक है, देखिए यदि 101 नंबर है, यदि बैटरी चार्जिंग रेट बहुत अधिक होगा तो क्या होगा? बैटरी को चार्ज करते समय उसका चार्जिंग रेट भी अधिक नहीं होना चाहिए। उस समय क्या होगा? प्लेट टेढ़ी हो जाएगी, एकदम सही है। बहुत अधिक गैस निकलेगी, एकदम सही है। तापमान बहुत ज़्यादा होगा, एकदम सही है। उपयुक्त सभी कारण होगा। बैटरी की जो प्लेटें होती हैं टेढ़ी होती हैं, क्यों? क्योंकि हमारा टेम्परेचर आपका बढ़ जाएगा, इसलिए हमारा प्लेटें टेढ़ी हो जाती हैं। 102 नंबर है। स्थिर वोल्टेज चार्जिंग विधि में डिस्चार्ज से पूर्ण चार्जिंग तक करंट क्या होता है? बढ़ता है, घटता है या स्थिर रहेगा? तो देखिए स्थिर करंट में वोल्टेज बढ़ता रहेगा और स्थिर वोल्टेज में करंट कम होता रहता है। ठीक है, ओके। 103 नंबर है। बैटरी को चार्ज करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? रेक्टिफायर, मोटर जनरेटर, डिटेक्टर या उपयुक्त में से किसी भी विधि द्वारा? तो 103 नंबर का हमारा सही आंसर होगा उपयुक्त डी, मतलब इसमें से किसी विधि द्वारा हम बैटरी को चार्ज कर सकते हैं। ठीक है, अगला है बैटरियों का कार्यकाल बढ़ते क्रम में छांटें। अब इसमें से किसका कार्यकाल बढ़ते क्रम में है? मतलब स्टार्टिंग में जो होगा उसका कार्यकाल कम होगा और बड़े ज़्यादा वाले का बाद में लिखा होगा। ठीक है, इसमें मैं आपको बता देता हूँ, एडिशन सेल सबसे कम चलता है, निकल कैडमियम उससे ज़्यादा चलता है और लेड एसिड सेल सबसे ज़्यादा चलता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए 105 नंबर देखते हैं हम लोग। यदि इलेक्ट्रोलाइट का लेवल प्लेटों से नीचे हो जाए तो क्या प्रभाव होगा? इलेक्ट्रोलाइट का लेवल प्लेटों से नीचे हो जाए तो क्या होगा? मतलब प्लेटें जो है इलेक्ट्रोलाइट में डूबी ही नहीं हैं। ठीक है, तो ओपन प्लेट लेड सल्फेट में परिवर्तित हो जाएगी, क्षमता कम हो जाएगी, कार्यकाल खत्म हो जाएगा, मतलब कम हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हमको सीधे से लगा देना उपयुक्त सभी, मतलब ये सभी कारण हो सकते हैं हमारे। ठीक है, ओके। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर की शक्ति आपूर्ति में निकल कैडमियम शुष्क सेल का प्रचलन क्यों बढ़ता जाता है? इसका उत्पादन सुगम है, यह शुष्क होता है, यह मानक आकार रखता है, यह पुनः आवेशन योग्य होता है? तो ये हमारा क्या होता है? पुनः आवेशन योग्य होता है, इसलिए इसका प्रयोग बढ़ता जा रहा है। अगला है सीसा आम्ल सेल यानी लेड एसिड सेल पुनः आवेशन योग्य क्यों होता है?
क्योंकि इसमें गंधक का अम्ल विद्युत नहीं, यह एक तर सेल है, इसकी रासायनिक क्रिया उत्क्रमणीय है, इसमें विद्युत अपघट्य की अपेक्षित घनत्व तो उच्च होती है। तो इसमें सही आंसर होगा इसमें यह, इसकी रासायनिक क्रिया उत्क्रमणीय है, मतलब रिवर्सिबल है, चार्ज भी हो सकता है, डिस्चार्ज भी कर सकते हैं इसलिए। क्वेश्चन नंबर 8 है, निकिल आयरन सेल यानी FeNe सेल का सीसा आम्ल सेल की तुलना में क्या लाभ है? यह अधिक विद्युत उत्पन्न करता है, विद्युत सस्ता, अनुरक्षण कम, क्या दक्षता? तो 108 का जो सही आंसर होगा हमारा, इसका अनुरक्षण की आवश्यकता होती है, इसे कम अनुरक्षण के मतलब इसकी देखभाल हम कम करेंगे तब भी इसका काम चल जाएगा। 109 नंबर है, सीसा अम्ल बैटरी का विद्युत अपघट्य यानी लेड एसिड सेल का विद्युत अपघट्य कैसे बनाया जाता है? जल को गंधक में मिलाकर नहीं, नमक को अम्ल के जल में मिलाकर नहीं, गंधक के अम्ल को जल में मिलाकर, ठीक है, यानी कि गंधक के अम्ल को हम लोग जल में, यानी H2SO4 जो हम पढ़े हैं, अभी बता रहे थे आपको कि हम लोग एसिड में पानी नहीं मिलाते, पानी में एसिड मिलाते हैं, तो यही हमारा है ये ऑप्शन नंबर सी। 110 नंबर है, द्वितीयक सेल शक्ति की बड़ी मात्रा पैदा कर सकता है, थोड़े समय के लिए और पुनः आवेशित के लिए, ठीक है, लंबे समय के लिए पुनः आवेशित किया जा सकता है, थोड़े समय के लिए पुनः आवेशित नहीं किया जा सकता, लंबे समय के लिए पुनः आवेशित नहीं किया जा सकता। देखिए थोड़े समय के लिए और पुनः आवेशित किया भी जा सकता है क्योंकि यह द्वितीयक सेल है। 111 नंबर है, सीसा अम्ल बैटरी के प्रकार के अतिरिक्त अन्य प्रकार संचायक सेल हैं, निकिल कैडमियम, निकिल आयरन बैटरी, क्षारीय शुष्क बैटरी, क्षारीय सौर या केवल क्षारीय, ये दोनों होगा ऑप्शन नंबर 111 का पहला। इन सीसा अम्ल बैटरी के अलावा यानी लेड एसिड के अलावा निकिल कैडमियम है, निकिल आयरन भी है, ओके, यानी निकिल आयरन। 112 नंबर है, सीसा अम्ल बैटरी में पृथक्कारी इस प्रकार अभिकल्पित किए जाते हैं कि वे प्लेटों को पात्र से स्पर्श करने से रोक सकें, अपशिष्ट पदार्थों लघु परिपथ होने से रोक सकें, ओके, आपस में लघु परिपथ होने से रोक सकें। सेपरेटर बताया था ना, एक दो प्लेटों के बीच में लगता है ये सेपरेटर, ठीक है, ओके। अगला क्वेश्चन है 113 नंबर, किसी बैटरी की एम्पीयर घंटा क्षमता किस बात पर निर्भर करती है? किसी बैटरी की एम्पीयर क्षमता किस पर निर्भर करेगी? तो प्लेटों की संख्या और उनके क्षेत्रफल पर निर्भर करती है, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा आप लोग। 114 नंबर है, संचायकों मतलब जो बैटरी के पावर को सेव करता है, सेव करने वाला संचायक, संचायक मतलब उसको चार्ज होकर रखने वाला, आवेशित करते समय क्या करना चाहिए? डीसी स्रोत से संयोजित और विसर्जित रखना चाहिए? नहीं, उन्हें भली प्रकार वायु आवागम एक होना चाहिए। सेल की पूर्ण आवेशित होने पर की परख के लिए संयोजकों का लघु परिपथ करना, जलती उत्तीली से अम्ल का स्तर परखना। तो इस सब में से कौन सा आंसर हमारा सही होगा? इसमें सही आंसर जो हमारा होगा पहला बी नंबर होगा, ठीक है। उन्हें भली प्रकार वायु आवागमन युक्त कक्ष में रखना चाहिए, मतलब बैटरियों को हम वहाँ रखेंगे जहाँ पर हवा का आगमन होता रहे। 115 नंबर है, सीसा अम्ल बैटरी के समापक संयोजकों को अपरदन में से मुक्त रखने के लिए क्या करना चाहिए? मतलब जो सीसा अम्ल के समापक ज्वाइंटर होते हैं जहाँ पे बैटरी इलेक्ट्रोड वगैरह होते हैं उसको क्या करना चाहिए? समय समय पर उनकी सफाई कर दें, ये तो भाई सही है। समय समय बैटरी को परिवर्तित कर दें, भाई बैटरी बदल देंगे तो फिर क्या ही करना है हमको। संयोजकों को साफ करके उन पर पेट्रोलियम जेली ग्रीस लगाना चाहिए, या समय समय पर संयोजक को जल से धो देना। नहीं, जल का तो यूज़ एकदम नहीं करना है हमको, तो हम ये ऑप्शन नंबर सी कर सकते हैं, ठीक है। संयोजकों को साफ करके उन पर पेट्रोलियम जेली में लगा सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों आज का जो वीडियो है हमारा, आज के वीडियो में बस इतना ही। हम लोग जल्द ही मिलेंगे अगली वीडियो में जिसमें हम लोग आपको बताएंगे चुंबकत्व। इस वीडियो में मैंने आपको सेल और बैटरी में जितने क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे मैंने आपको बता दिया, और ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला क्योंकि 19 अगस्त से आपका CBT एग्ज़ाम होने वाला है, ठीक है।